अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को टाउन से 2 किलोमीटर दूर समंदर की गहराई में एक 22 एकड़ का टापू है। इस आइलैंड को साल 1910 में यूएस आर्मी के लिए रेडी किया गया था, मगर साल 1933 में अमेरिकन आर्मी ने इस जगह को छोड़ दिया। फिर 11 अगस्त 1934 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन के तौर पर शुरू किया। शायद आप इन हिंट्स के बाद तो समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की अल्काट्राज़ जेल के बारे में। इस जेल के बारे में ये बात कही जाती है कि पूरी तरह से एस्केप प्रूफ है, यानी इस जेल से कभी कोई भाग नहीं सकता। यहाँ के गार्ड को इस बात का ऑर्डर रहता है कि यदि वो किसी कैदी को भागता हुआ देखे तो सीधे गोली मार दे। वैसे तो इस जेल की सिक्योरिटी को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कोई कैदी गार्ड की नजर से बचकर भाग गया और इस आइलैंड के किनारे पर पहुंच गया तो उसका सामना समंदर की ऊंची ऊंची लहरों और ठंडे पानी से होता है। इस पानी में किसी भी इंसान का 20 मिनट से ज्यादा ठहर पाना मुश्किल है। यानी अगर कोई कैदी पानी में कूदकर समंदर को पार करने की गलती करे तो उसकी मौत लगभग निश्चित है। यही वजह है कि अमेरिका का इस जेल को एस्केप प्रूफ जेल माना जाता है। वैसे आपको बता दें, इस जेल में ज्यादातर उन्हीं कैदियों को लाकर रखा जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं, या फिर वो जो पहले भी जेल ब्रेक करके भागने की कोशिश कर चुके हैं। साल 1960 के आसपास यहाँ पर 4 कैदी ऐसे लाए गए जिनका रिकॉर्ड पहले ही जेल तोड़ने का था। फ्रैंकली मॉरिस, एलन वेस्ट, क्लेरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। इनमें से एलन वेस्ट कार चोरी के आरोप में पकड़े गए थे, जबकि बाकी 3 बैंक रॉबरी में पकड़े गए थे। इनमें से एलन वेस्ट और एंगलिन भाइयों का बैरक नंबर 1 ही था, लेकिन फ्रैंक मॉरिस का बैरक दूसरा था। सितंबर 1961 में फ्रैंक ने जेल अथॉरिटी से अपना बैंक नंबर चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन दी। उसने भी ब्लॉक में दूसरा सेल चाहा था, जो उसे मिल भी गया। जैसे कि आप जानते हैं, जेल में कैदियों को बिजी रखने के लिए अलग अलग काम करवाए जाते हैं और इसमें उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है। फ्रैंक मॉरिस को संगीत का शौक था। उसने अपने नाम से एक कैंसेटिनो ले रखा था, जिससे वो म्यूजिक के टाइम में बजाया करता था। जेल में हर शाम डिनर के बाद 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक सेशन होता था। जेल में फ्रैंक मोरे को लाइब्रेरी का काम मिला, एंगलिन ब्रदर्स को बाल काटने का काम मिला और एलन वेस्ट को पूरे बी ब्लॉक की दीवारों पर पेंटिंग, देखरेख और साफ सफाई का काम मिला। एलन एक दिन ऊपर की फ्लोर की सफाई कर रहा था। उसी दौरान नीचे मिट्टी गिर रही थी। गार्ड ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसने कहा, यहाँ पर सफाई करने पर मिट्टी तो गिरेगी, इसलिए यहाँ पर एक पर्दा लगाना जरूरी है। जेल प्रशासन ने उनकी डिमांड को मानते हुए वहां पर्दा लगा दिया। शायद आप इंतजार कर रहे होंगे जेल ब्रेक की घटना की शुरुआत कब होगी, तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं। फाइनल सीक्रेट तो आखिर में समझ में आएगा। ये घटना 12 जून साल 1962 की है, जब सुबह 7:15 बजे सभी कैदियों को उठाने का अलार्म बजा। तभी सभी कैदी अपने अपने बैरक में उठकर खड़े हो गए। एलन वेस्ट भी अपनी बैरक में खड़ा था, लेकिन उसके बगल में फ्रैंक मॉरिस की सेल थी। उसे उठाने के लिए गार्ड ने उसे आवाज लगाई, पर वो नहीं उठा। फिर आखिरकार गार्ड ने उसके सिर पर हाथ दे मारा, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि फ्रैंक मॉरिस का सर तो नीचे गिर गया। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो ये कोई मानव का सिर नहीं बल्कि एक पुतला था। इसके बाद एंगलिन ब्रदर्स की बैरक को देखा गया। वहां भी उन्हें कैदियों की जगह उनके पुतले मिले। जेल शासन में हड़कंप मच गया और पहली बार इस जेल में अलार्म बजा। जब कैदियों के बैरक की तलाशी ली गई तो इन तीनों के बैरक में दीवार के पीछे की तरफ एक छेद मिला और ऐसे ही छेद एलन वेस्ट की दीवार के पीछे भी मिला। जेल प्रशासन ने उसे पकड़ा और उसे सख्ती से पूछताछ की, साथ ही उसे सरकारी गवाह बनाने की बात भी कही। तब जेल के एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल ब्रेक की पूरी कहानी जेल प्रशासन को बताई। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अल्काट्राज़ जेल को ब्रेक करके वहां से भागने का आइडिया फ्रैंक मॉरिस का था, परंतु उसने अपने साथ एलन वेस्ट और एंगलिन भाइयों को शामिल कर लिया और चारों कोई ना कोई आइडिया सोचने लगे। एलन वेस्ट को साफ सफाई के दौरान बी ब्लॉक की छत पर एक ऐसा वेंटिलेशन नजर आया जो सीमेंटेड नहीं था और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। इस वेंटिलेशन को उसने फ्रैंक मॉरिस को दिखाया। अब क्योंकि फ्रैंक मॉरिस दूसरे ब्लॉक में रहता था, इसलिए उसने एप्लीकेशन देकर अपना भी ट्रांसफर इन सभी के साथ वाले ब्लॉक में करवा लिया। अब इसके बाद समस्या थी अपनी अपनी सेल से निकलकर उस होल तक पहुंचना। सामने में हाथ स्टील के सरिये लगे थे, ना तो उन्हें तोड़ना संभव था, ना ही काट कर निकालना। साथ ही गार्ड का पहरा भी लगा रहता था। उनके सेल के ठीक पीछे एक गैलरी थी जिसमें कई सारे पाइप लगे थे। इन पाइप के जरिए ही सेल में पानी और दूसरी चीजों की सप्लाई होती थी।
तो अगर वो किसी तरीके से अपनी सेल से निकलकर इस गैलरी में पहुंच जाए तो पाइप के सहारे ऊपर बी ब्लॉक की छत तक पहुंच सकते थे। कैदियों के सेल में 6 बाई 9 इंच की एक खिड़की मौजूद थी। इन सभी ने दिमाग लगाया कि अगर उस खिड़की को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए तो इसमें से आसानी से निकला जा सकता है। इसके बाद उन्होंने जेल में काम आने वाले लोहे के सामान को चुराना शुरू कर दिया, जिसमें बटर नाइफ, चम्मच, पुराने आरी की ब्लेड जैसी दूसरी चीजें चुराना शुरू किया। और इसमें जेल के दूसरे कैदियों ने भी उनकी मदद की। जेल की मोटी दीवार को खोदना आसान नहीं था। उन्होंने खराब वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक छोटी सी ड्रिल मशीन भी बना ली और अपना काम शुरू कर दिया। दीवार की खुदाई का काम वो उस समय किया करते थे जब शाम के वक्त जेल में संगीत बज रहा होता था। उस समय खुदाई की आवाज संगीत की आवाज में खो जाती थी। उनका यह काम महीनों तक चलते रहा, लेकिन दीवार की खुदाई का पता किसी गार्ड को नहीं चला। इसके लिए उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। एक कार्डबोर्ड को दीवार के कलर से पेंट किया और उसमें ठीक वैसी जाली इस्तेमाल की जैसे कि दीवार पर जाली लगी थी, क्योंकि इस दीवार पर पेंटिंग का काम एलन के जिम्मे था, इसलिए आसानी से उन्हें पेंट मिल जाया करता था। अब खुदाई करना होता तो वो उसे हटा देते और खुदाई करते थे और बाकी टाइम उस जालीदार कार्डबोर्ड को वैसा का वैसा फिट कर देते। इससे दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य नजर आता। कुछ महीनों बाद सभी की सेल में जेल की दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि चारों अपने अपनी बैरक से निकलकर पीछे की गली में पहुंचते और वहां से पाइप के जरिए चढ़कर वेंटिलेशन होल से होकर बाहर निकल जाते। लेकिन इसके बाद समुद्र को पार करना भी जान का जोखिम था। इसके लिए फ्रैंक मॉरिस के पास पहले से प्लान रेडी था। दरअसल वो लाइब्रेरी में जब काम किया करता था तो उसके हाथ पॉपुलर मैकेनिक नाम की एक ऐसी किताब लगी जिसमें रेनकोट से लाइफ जैकेट और बोट बनाने का आइडिया दिया गया। इसके बाद इन सभी ने जेल से रेनकोट चुराना शुरू कर दिया और अब 50 से ज्यादा रेनकोट इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने लाइफ जैकेट और बोट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस काम को करने की सबसे सेफ जगह थी सेल के ऊपर का स्पेस, परंतु उसके ठीक सामने गार्ड पहरा दिया करता था। इसलिए गैलन ने एक उपाय सुझाया। दरअसल साफ सफाई के दौरान उसने जानबूझकर सेल की गली में मिट्टी गिराई ताकि गार्ड उसे टोके और वो वहां पर पर्दा लगाने का इंतजाम करे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। जेल प्रशासन ने वहां पर्दा लगा दिया। अब पर्दे की आड़ में वो रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट और बोट बनाने का काम कर रहे थे। इसके बाद एक समस्या बची थी कि अगर वो अपने सेल में मौजूद नहीं रहते तो गार्ड को पता चल जाता और उनका भांडा फूट जाता। और इसके लिए उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को मिलाकर अपने फेस का स्कल्पचर तैयार किया। पेंटिंग करने वाले कैदियों की मदद से स्किन का कलर लेकर अपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कलर भी ले लिया और उसे फेस पर पेंट कर दिया। अब समस्या थी बालों की, तो इसका समाधान क्लेरेंस एंगलिन ब्रदर के पास था। क्योंकि वो जेल में नाई का काम करते थे, इसलिए वो आसानी से कैदियों के बालों को इकट्ठा करके अपने साथ ले गए और सभी ने इन बालों को अपने स्कल्पचर के सिर वाले हिस्से पर चिपका दिया। अब वो दूर से देखने पर किसी आदमी की तरह नजर आता था और जब भी रेनकोट से लाइफ जैकेट और बोट बनाने का काम ऊपर की सेल में होता था तो ये अपने अपने सिर को अपने बेड पर रखकर दूसरी चीजों को बॉडी की जगह रख देते थे और ऊपर से कंबल उड़ा देते थे। केवल सिर और फेस का हिस्सा खुला रखते थे, जिसे गार्ड दूर से देखकर समझ जाता था कि सभी कैदी सो रहे हैं। कई दिनों तक लगातार काम चलता रहा। इस दौरान उन्होंने 4 लाइफ जैकेट बनाई और साथ ही 6 बाई 14 फीट की एक बड़ी सी रबर की बोट बना डाली और 4 की लकड़ी के चप्पू बना दिए। इन्होंने अपने इस प्लान को दिसंबर 1961 में शुरू किया था और जून 1962 के दिन इनका काम पूरा हो गया। इसके बाद जेल से भागने के लिए इन्होंने 11 जून का दिन चुना। सभी ने अपने पुतलों को अपने अपने बेड पर सुलाया और कंबल उड़ाकर वहां से निकल गए। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स तो अपने अपने बैरकों से निकल गए। फिर पाइप पे चढ़कर उस वेंटिलेशन को क्रॉस करते हुए वो जेल की छत के कोने पर आ गए, लेकिन एलन वेस्ट और अपने बैरक में फंस गया। दरअसल उसने अपने बैरक की खिड़कियों को टेम्परेरी बंद करने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल किया था वो हार्ड हो गई और उसने बहुत कोशिश की वो खिड़की टूट जाए, पर वो खिड़की नहीं टूटी और वो अपने बैरक में फंस गया। उसके साथियों ने उससे कहा कि हम ऊपर की तैयारी करते हैं, तुम दीवार तोड़ कर आ जाना। सभी ऊपर पहुंचकर एलन का इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। वो तो फिर भी सभी आगे बढ़ जाते हैं। 50 फीट की पाइप को पार करके वो नीचे उतरते हैं और तार के 2 बड़े फैंस को पार करके समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। इतना सब होने पर भी किसी गार्ड को भनक नहीं लगती। इसके बाद फ्रैंक मॉरिस अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैंसोटीना निकालता है और उसकी मदद से बोट में हवा भरता है। इसके बाद वो तीनों बोट में बैठकर 9, 2, 11 हो जाते हैं। उधर वो अपनी दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और पाइप के सहारे ऊपर चढ़ता है और जब छत के कोने पर आता है तो उसे एक लाइफ जैकेट और पतवार मिलती है।
लेकिन जब समुद्र के किनारे पहुंचता तब तक देर हो चुकी होती है। वो तीनों वहां से जा चुके होते हैं। वो वापस अपनी बैरक में आता है और हंगामे का इंतजार करता रहता है। इसके बाद जेल से भागे हुए कैदियों को खोजने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसने भी फाइनली इन कैदियों को मरा हुआ मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन ये तीनों कैदी न केवल जीवित रहे बल्कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आजादी के साथ बिताई। जेल ब्रेक की इस कहानी के बाद इन कैदियों को ढूंढने जाने की स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।